नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 11 एल्कोहल के बारे में चर्चा कर रहे। पिछले वीडियो में हमने एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन के बारे में चर्चा की। हमें पता है एल्कोहल 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन देता है, जिनमें से 2 प्रकार की केमिकल रिएक्शन हम पढ़ चुके, और आज जो 2 अन्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। एल्कोहल के अन्य रासायनिक गुणधर्म, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, 2 प्रकार की रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो कौन सी पढ़ेंगे, एल्किल और हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रिया। ऐसी रिएक्शन जिनमें जो एल्किल समूह है जो R है और जो हाइड्रोक्सी समूह OH है, उनकी कंबाइंड रिएक्शन क्या क्या है। इसमें आप सबसे पहले देखिए सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया या निर्जलीकरण अभिक्रिया। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस रिएक्शन को बार बार पढ़े और अच्छे से पढ़े, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। देखो, रिएक्शन हो रही है ROH की, और किसके साथ हो रही है, सांद्र H2SO4 के साथ। किसके साथ हो रही है, सांद्र H2SO4 के साथ। ठीक है, अगर हम बेसिकली देखें कि हो क्या रहा है, तो ये रिएक्शन 2 अलग अलग टेम्परेचर पे हो रही है। यदि ये 413 केल्विन पे हो रही है तब तो ईथर का निर्माण हो रहा है, और यदि ये रिएक्शन 433 से 443 केल्विन पे हो रही है तब एल्कीन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 प्रकार से रिएक्शन हो रही। 413 केल्विन पे हो रही है और एक 433 से 443 केल्विन पे हो रही है। 2 प्रकार से ये रिएक्शन। अब 413 पे हो रही है, उस दौरान तो बन रहा है ईथर। इसमें क्या हो रहा है, इसके 2 हमने मॉलिक्यूल लिए हैं एल्कोहल के। जैसे एक तो ये ले लिया, आप यूं समझ लो जी, ये ROH, और दूसरा भी क्या है, ROH। ठीक, अब इसमें हो क्या रहा है, किसी का एक H और किसी का एक OH बाहर निकल जाएंगे, ये बनेगा ROR। ईथर का निर्माण हो रहा है, और ये किस टेम्परेचर पे हो रहा है, 413 केल्विन टेम्परेचर पे हो रहा है। एक सिंपल सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर सांद्र H2SO4 लिखा हुआ हो और एल्कोहल से उसकी रिएक्शन हो रही है, 413 केल्विन पे है, तो उस दौरान क्या बन रहा है, ईथर। लेकिन यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर यहां एल्कोहल का अधिक क्या रहता है, एल्कोहल जो है उसको अधिक मात्रा में लेना पड़ता है। जैसे यहां हमने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होने चाहिए, क्योंकि एल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां जो हमने एसिड लिया है उसकी अधिकता ले लीजिए आप। अम्ल की अधिकता में ये रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है। यहां इसका एक तो OH है, ये देखिए, और एक H है, ये आपस में क्रिया करके जल बाहर निकल रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, निर्जलीकरण। जल दोनों में ही बाहर निकल, एक स्थिति में 2 एल्कोहल आपस में मिल रहे तब बाहर निकल रहा है, और एक स्थिति में क्या हो रहा है, एक ही एल्कोहल का एक OH और एक उसके पास वाला H जो है वो आपस में क्रिया करके जल बाहर निकल रहा है, और इस बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कीन का निर्माण हो जाएगा, और ये किस प्रकार की एल्कीन है, ये एथीन है। ठीक है, इतना तो हमें पता चल रहा है। अब हम यूं कह सकते हैं कि एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो भिन्न भिन्न तापमानों पर 2 भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। अगर ये 413 केल्विन पे है और एल्कोहल के आधिक्य में, तो ईथर का निर्माण होता है, और अगर ये 433 और 443 केल्विन इन दोनों टेम्परेचर के बीच में है, तो एल्कोहल के एक अणु से जल के अणु का निष्कासन होकर एल्कीन बनती है। ठीक, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो ये बात आई कि अगर कम टेम्परेचर है तो 2 एल्कोहल आपस में मिलेंगे और एक H2O बाहर निकलेगा, और ROR ईथर का निर्माण होगा 413 में।
अगर 433 है तो दो नहीं मिलेंगे, एक ही एल्कोहल का OH और दूसरे उसके पास में जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ H, जो अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हैं, वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों आपस में क्रिया करके जल बाहर निकलेंगे और एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, अब हम ये देखेंगे कि इस प्रकार से होता क्यों है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं तो उसको आप समझिए। ये एल्कोहल है और इसकी क्रिया किसी एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, सांद्र H2SO4। मैं उस एसिड H+ दे रहा है तो उसके H को लिख रहा हूं। ये इसका जो H है वो इसके लोन पेयर के साथ आकर बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, यहां ये CH3 CH2 ये ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर तो है और दूसरा ये जो H था उसने यहां के क्या बना लिया, बॉन्ड, और दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं। यहां इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। हम ये कह सकते हैं कि ये जो एल्कोहल है उसने एक H+ ले लिया है, तो हम H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं, तो इसको हम यूं कहेंगे ये ऐसा एल्कोहल है जिसमें प्रोटॉन है, प्रोटीनित एल्कोहल है। ओके, अब क्या है, ये जब एक ऑक्सीजन पर एक H, दो H आ गए हैं तो ऐसी स्थिति में यहां से जल बाहर निकलेगा, और जब यहां से जल बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड जो है वो यहां से ब्रेक होगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस बंध से लेकर जल को बाहर निकलेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये कार्ब कैटाइन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये एक धीमी गति का पद होता है और आपको पता है जो स्लो मोशन के जो स्टेप होते हैं वो अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद होते हैं, जो वेलोसिटी है उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब ये कार्ब कैटाइन है, ये अपना एक H, जैसे ये एक प्रोटॉन या H त्याग कर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, एथीन का निर्माण हो जाएगा और ये H+ जो प्रोटॉन है वो क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो सिंपली क्या है, अगर आप इसकी क्रिया 433 से 443 केल्विन पे कराते हो तो एल्कीन क्यों बनती है, इसका रीजन है कि ये जो अम्ल है उसका H+ इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों से क्रिया करके इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाता है, फिर जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा एल्कोहल आपस में क्रिया नहीं कर पाते और यहां से फिर कार्ब धनायन। अब आप देखो कार्ब कैटाइन बन रहा है, अगर मैं इस निर्जलीकरण अभिक्रिया में अगर एल्कोहल की क्रियाशीलता के ऑर्डर को देखना चाहूं तो 3, 2, 1, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा। क्यों, क्योंकि वहां 3 डिग्री कार्ब कैटाइन बनेगा, इसलिए वहां जो है 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से दोबारा से देख लीजिए, अगर 413 पे हो रही है ईथर बनेगा, यहाँ एल्कोहल का आधिक्य है, और अगर 433 से 443 केल्विन पे हो रही है तो वहाँ एल्कीन बनेगी, जल यहाँ भी निकल रहा है, जल यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ दो एल्कोहलों के मिलने से निकल रहा है और यहाँ एक ही एल्कोहल के अंदर से निकल रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसे निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आप इसके बाद में देखिए, अगर निर्जलीकरण अभिक्रिया में एल्कीन बन रही हो और एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो, जैसे हम यहां देखते हैं ये 433 से 443 केल्विन पे हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, देन इसमें होगा क्या, होना यह है कि ये OH है और इसके पास वाला हाइड्रोजन, अब इसके पास एक हाइड्रोजन तो यहां है और एक हाइड्रोजन यहां है, तो या तो ये इस हाइड्रोजन को, जैसे मैं इसको अलग से लिख देता हूं, ये लीजिए जी, और इसका हाइड्रोजन, या तो ये यहां से जल बाहर निकले, यहां से जल बाहर निकलेगा तब तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये ब्यूटीन 1 ब्यूटीन बन जाएगी जैसा आप यहां देख रहे हो। और यदि ये OH जो है वो यहां वाला OH H निकले तो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगी, 2 ब्यूटीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां ये कह सकते हैं कि 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना है।
क्योंकि OH समूह के पास से H जा रहा है, अल्फा हाइड्रोजन जा रहा है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन। इसकी चर्चा वैसे हमने पहले भी की थी। एक सेतजेफ नामक वैज्ञानिक थे और सेतजेफ का यहाँ नियम लगता है। सेतजेफ कहते हैं कि वो एल्कीन अधिक बनेगी जिसमें द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए एल्किल समूह अधिक हो। यहाँ एक CH3 मेथिल और यहाँ एक CH3, दो एल्किल समूह है। अगर मैं इसको देखता हूं तो यहाँ केवल एक एल्किल समूह है CH2CH3 और इसका नाम क्या है, ये एथिल है, एथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सी एल्कीन अधिक बनेगी, मेन प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 2-ब्यूटी। ओके, तो देखो अच्छी रिएक्शन है। अगर 413 पे हो रहा है तो ईथर बन रहा है, 433 से 443 पे हो रहा है, एल्कीन बन रही है। निर्जलीकरण अभिक्रिया है, दोनों जगह जल निकल रहा है। क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि एल्कीन एक से ज्यादा बनने की संभावना हो तो क्या होगा, तो सेतजेफ का नियम लगता है, वह एल्कीन अधिक बनती है जिनमें द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूह अधिक हो। ओके, इसके बाद में नंबर 2 पे है विहाइड्रोजनीकरण। क्या है, विहाइड्रोजनीकरण मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है, ये डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, ठीक। अब आप यहां देखिए, ये अल्कोहल है, इसको ऐसे थोड़ा सा खोल के लिखा है, ये क्या है, RCH2OH। इसके H को यहाँ नीचे लिखा है, इसके CH2 के H को नीचे लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, ठीक है। ये रिएक्शन कॉपर के साथ हो रही है, कॉपर वाष्प में 573 केल्विन पे जब कॉपर वाष्प में इनको प्रवाहित किया जाता है तो H2 बाहर निकलती है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि अगर कॉपर के साथ क्रिया हो तो कॉपर के साथ क्रिया हो रही है, ये H2 बाहर निकल रही है, तो यहां ये बन रहा है RCHO और RCHO क्या होता है, RCHO एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब आपने एक बात और यहां ध्यान दी होगी, H2 बाहर निकल रही है। जब किसी रिएक्शन में H2 जुड़ती है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं, अपचयन कहते हैं, और किसी रिएक्शन में H2 बाहर निकलती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यदि आप यहां गौर से देखते हो तो ये एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहां H2 बाहर निकल रही है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, और एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर किस में बदल रहे हैं, एल्डिहाइड में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं, एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड में बदल रहे हैं। आप इसके नीचे इस रिएक्शन को देखिए, यहां सेकेंडरी एल्कोहल है, ये प्राथमिक एल्कोहल थे, या हमने सेकेंडरी एल्कोहल ले। अब जब सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया तो इसका H और इसका H बाहर निकलेगा, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये R है, ये C डबल बॉन्ड, और ये इधर वाला R, इसको R' से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां जो सेकेंडरी एल्कोहल है वो किसका निर्माण कर रहा है, वो कीटोन का निर्माण कर रहा है। अब आप इसको देखिए, ये क्या है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। इसको थोड़ा ध्यान से हम अलग से लिखता हूं इसको, ये जो 3 डिग्री एल्कोहल है इसको आप देखो, इसको ऐसे लिखा हुआ है, वास्तव में 3 डिग्री एल्कोहल होता है COH, और फिर इसमें 3 मेथिल समूह जोड़ देता हूं, एक CH3, एक CH3, और ये दूसरा, और ये तीसरा CH3। यहां ये H नहीं है, ओके, H नहीं है, केवल और केवल क्या किया है, जब यहां H नहीं है, इन सब में यहां H था, एक H था, यहां इसके पास 2 H थे। अगर हम तीनों को और अधिक अच्छे से इनको समझते हैं तो आप देखिए, अगर मैं ऐसे लिखता हूं CH3 CH2OH, ये प्राथमिक एल्कोहल है, और अगर मैं सेकेंडरी एल्कोहल बनाता हूं तो वो इस प्रकार से होगा, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, ये CH, तो ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3, ठीक।
और तीसरे को देखें 3 डिग्री को, तो ये C, ये OH, 3 CH3 जोड़ देता हूं, एक R है, ये दूसरा CH3 है और ये क्या है, तीसरा CH3। अगर भी हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, कॉपर के साथ रिएक्शन हो रही है, H2 बाहर निकल रहा है। अब यहां एकदम सिंपल है, H2 जो निकल रहा है तो उसमें एक H तो इस ऑक्सीजन वाला जा रहा है और एक उसके पास जो कार्बन है उसके ऊपर H है वो जा रहा है। ऐसी स्थिति में यहां तो हमें पता है क्या बच गया, एक H यहां से गया तो ये तो हो गया CH और यहां वाला H गया तो ये हो गया CH, तो एल्डिहाइड का निर्माण। अगर हम इसकी बात करें तो यहां से ये H बाहर निकल गए तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया C डबल बॉन्ड O और इधर एक CH3 है और इधर एक CH3, कीटोन बन गया। तो प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, सेकेंडरी एल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट। अब जो 3 डिग्री एल्कोहल है उसमें यहां H है नहीं, यहां इसके पास जो है वो H इसके पास यहां है ही नहीं। अगर H है नहीं तो क्या होगा, अब ध्यान से आप देखना, फिर किसी दूसरे कार्बन का जो H है वो इसके OH से क्रिया करेगा। जैसे इसको मैं CH2 लिख देता हूं, इसका एक H अलग से लिख देता हूं, तो ये H2O बाहर निकलेगा और जब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होंगे तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये C और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, ये H2, एक CH3 इस तरफ है, एक CH3 इस तरफ है, ये प्रोपीन का निर्माण होगा, 2 मेथिल प्रोपीन बन जाएगी। समझ रहे हो आप इस बात को? तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है, यहां विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है, लेकिन यहां विहाइड्रोजनीकरण नहीं हो रहा है, यहां निर्जलीकरण हो रहा है। 3 डिग्री एल्कोहल के केस में थोड़ा सा सिस्टम अलग है। हम एक आगे टॉपिक पढ़ेंगे, एल्कोहलों में विभेद। हम कैसे पता लगाएं कि ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, ये तृतीयक एल्कोहल। इसके लिए कई मेथड है, हम ल्यूकास टेस्ट कर सकते हैं, विक्टर मेयर परीक्षण कर सकते हैं, वैसे हम एक विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। यदि एल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पे क्रिया करता है, प्राथमिक एल्कोहल है एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल है कीटोन, और टर्सरी एल्कोहल है तो उसमें उस कार्बन के पास H है ही नहीं, जो H पास वाले कार्बन से निकल रहा है वो इसमें है ही नहीं, इसलिए वो किसी दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को और इसके OH को क्रिया करके बाहर निकलेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल। हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उस एग्जाम्पल को भी आपको बताते हैं जिससे थोड़ा सा हमारे और अच्छे से समझ में आए। जैसे मैं एक एल्कोहल ले लेता हूँ 3 डिग्री और अपन क्या लेते हैं, ये तो OH रहा, ये तो OH रहा और इसे एक कार्बन जोड़ दीजिए, इसको 3 कार्बन से जोड़ दीजिए, CH3, CH3 और यहाँ भी क्या जोड़ दीजिए, CH3। ठीक है, अब हमें पता है कि ये क्रिया कॉपर के साथ हो रही है, 573 केल्विन पे विहाइड्रोजनीकरण होना है, और विहाइड्रोजनीकरण के लिए क्या है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं। जब इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो H2 तो बाहर निकलेगी नहीं। ऐसे केस में इसका एक हाइड्रोजन इसके OH से, तो इसके एक हाइड्रोजन को हम थोड़ा अलग से लिख देते, ये H2O बाहर निकलेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये C यहाँ डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2, ऊपर है CH3 और इधर है CH3। अब इसका नाम लिखे तो ये एक श्रृंखला बन गई 3 कार्बन, और इसके 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर देते हैं तो 2 नंबर पे मेथिल है, 2 मेथिल प्रोपीन। क्या बन गई, 2 मेथिल प्रोपीन, या 2 मेथिल 1 प्रोपीन भी कह सकते हैं, या 2 मेथिल प्रोप 1 इन भी कह सकते हैं। क्लियर, ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। इसके बाद में ऑक्सीडेशन। अब आप देखो, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेंगे, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेंगे। ये हम एक जनरल बात पढ़ते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का एल्कोहल है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, उस पर हमें पता चलता है कि ऑक्सीडेशन किस प्रकार।
ऑक्सीकरण कभी भी करवाइए, हमें किसी ऑक्सीकारक की आवश्यकता पड़ेगी। KMnO4, K2Cr2O7 और HNO3, तनु HNO3, ये सब एक अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि ये धातुएं होती है, रेड फॉस्फोरस होता है, NaBH4 होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये सब अपचायक होते हैं, ये अपचयन की क्रिया में काम में लेते हैं। वैसे ही ये KMnO4, K2Cr2O7 है, HNO3 है, ये सब क्या होते हैं, ये ऑक्सीकारक होते हैं, ये ऑक्सीकरण की क्रिया में काम आते हैं। अगर अपने पास प्राथमिक एल्कोहल है तो आप उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो पहले तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड, मतलब इसमें से H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बाद में इसका और ऑक्सीडेशन करोगे तो ये एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, एसिड। अब यहां देखिए, जैसे ये एथिल एल्कोहल है तो एथेनॉल बन जाएगा या एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, और यहां फिर इसका और ऑक्सीडेशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी एल्कोहल, अब सेकेंडरी एल्कोहल में क्या है, अगर मैं H2 निकालता हूं, ये H और ये H, तो ये कीटोन बन गया। ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। ये H भी यहाँ थोड़ा गलती से आ गया है, ये लो C डबल बॉन्ड, कार्बन की संयोजकता देख लो, 2 3 और 1 4, ठीक। तो अगर हम विहाइड्रोजनीकरण, पहले वाली जो रिएक्शन पढ़ी कॉपर के साथ, सेम वैसा ही हो रहा है। वहां भी वही पढ़ा हमने, प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन, यही किस में हो रहा है, यही चीज ऑक्सीडेशन में हो रही है। तो यहाँ तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिग्री वाले में वहां भी गड़बड़ थी, वहां H2O बाहर निकल के एल्किन बन रही थी, और 3 डिग्री हो तो यहां भी गड़बड़ होती। इससे पहले आप एक चीज और समझिए, द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं, कीटोन आगे आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते। मतलब जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि पहले तो एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे, एल्डिहाइड से फिर एसिड बन गया, ऐसा यहाँ कम होता है। लेकिन यदि अधिक समय तक ऑक्सीकारक के साथ क्रिया कराने पर यह कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, तो आप यदि लंबे समय तक इनको रखोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, और उनमें भी कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है, कम हो जाती है। इसके बाद में देखो तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। आप यदि तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हो तो उस स्थिति में भी, यहां भी ये H नहीं है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, उस स्थिति में हमें एक तो एसीटोन यानी कीटोन प्राप्त हो रहा है, और एक हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एसिड प्राप्त हो रहा है। तो हम यूं कह सकते हैं सिंपली, अम्ल और कीटोनों का एक मिश्रण प्राप्त हो रहा है। आप यहां देखिए, यहां भी यदि इसकी क्रिया करवाई जा रही है तो एक तो एसीटोन कीटोन ही प्राप्त हो रहा है, और एक क्या प्राप्त हो रहा है, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। दोनों बातें अच्छे से ध्यान रखोगे। आप चाहे कॉपर के साथ क्रिया कीजिए, चाहे ऑक्सीडेशन कीजिए, अगर वहां विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है, प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन, टर्सरी एल्कोहल कॉपर के साथ एल्किन बन रही है और ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो कीटोन और अम्ल दोनों के जो प्रोडक्ट है वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद में है, इसके बाद में आप देखिए 3 जो हमने रिएक्शन पढ़ी है उनमें हमने किस प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी, वह अभिक्रियाएं पढ़ी जिनमें एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह संयुक्त रूप से रिएक्शन देता है। और उनमें हमने 3 रिएक्शनें पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो हमने सांद्र H2SO4 के साथ 413 और 433 केल्विन से लेकर 43 केल्विन तक क्रिया करवाई, एक में ईथर बना और एक में क्या बना था, एल्किन। फिर हमने कॉपर के साथ क्रिया करवाई और भी हाइड्रोजनीकरण हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकली, और फिर उसके बाद में हमने ऑक्सीडेशन करवाया। अब हमारी 4th प्रकार की रिएक्शन है एल्कोहल के हाइड्रोक्सिक समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के। अब जैसे ये एल्कोहल है और ये इसका ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर। अगर इस लोन पेयर पर जैसे ये H यहां आके जुड़ता है, ठीक है, तो ये H जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3, ये O, और इससे एक H तो पहले से जुड़ा हुआ था, एक H और जुड़ गया, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया, उपसह संयोजक। क्यों, क्योंकि देने वाला ये है, लेने वाला ये है, ये H है, ठीक, और इस पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, एक लोन पेयर इसका इसके पास। तो इसे हम क्या कहते हैं,
इसे हम ऑक्सीनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीनियम। और ये मेथिल है, CH3 है, इसलिए इसका नाम हो गया मेथिल ऑक्सीनियम। जो Cl है वो माइनस के रूप में यहां पास में आ जाएगा, इसलिए क्या बनेगा? मेथिल ऑक्सीनियम क्लोराइड। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो एल्कोहल का OH समूह होता है उसके ऑक्सीजन पे जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो किसी अन्य, जैसे यहाँ प्रोटॉन H+ जुड़ा है, उनसे जुड़कर ऑक्सीनियम लवण बनाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा है, ये एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन है, उनको हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? अब अपनी क्या है, एक डिसेंडिंग और असेंडिंग दे रखा है, श्रृंखला का अवरोहण और आरोहण, उसकी बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इन सबको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ओके, थैंक यू।